तो सेकंड लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। निर्देशन यानी डायरेक्टिंग हम कर रहे थे और मैंने कहा था हो सकता है तो मैं इसी पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करूंगा, बट ये चैप्टर थोड़ा सा मैं एक पार्ट और लेके चलूंगा क्योंकि कुछ बच जाएगा पोर्शन, ठीक है ना। मैं कुछ एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ। एक्स्ट्रा मतलब एक डिफरेंस करवाने वाला हूँ जो कि आपकी बुक में शायद नहीं है, बट मैं इसमें डिफरेंस जरूर कराऊंगा क्योंकि कई बार आ जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, और डिफरेंस से जल्दी याद भी हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए एक पार्ट और बनेगा बस, ठीक है ना। बाकी चैप्टर बहुत आसान था, इतना कोई दिक्कत उसमें थी नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। अभी हम बात करते हैं औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं क्या है, उसके लाभ क्या है, सीमाएं क्या है। ऐसे ही अनौपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं क्या है, उसके लाभ क्या है और सीमाएं क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट पार्ट में हमने जाते जाते औपचारिक और अनौपचारिक जो संदेशवाहन होता है, जिसको संप्रेषण भी कहते हैं बेटा, संप्रेषण, संदेशवाहन का संप्रेषण को भी लिख दूंगा आगे, ठीक है ना, वो भी कहते हैं। तो ये जो होता है इसकी हमने डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं की, ठीक है ना। तो औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं क्या है कि यह लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? यह लिखित यानी रिटर्न और मौखिक मतलब हो गया ओरल, तो रिटर्न और ओरल दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें औपचारिक संबंध की स्थापना होती है। बेटा क्या होती है? औपचारिक संबंध की स्थापना होती है। इसका अपना एक निश्चित पथ होता है, अपना एक निश्चित मार्ग होता है, ठीक है ना। उसके अलावा केवल संगठनात्मक संदेश के लिए उपयोग, यानी जब हम इसका उपयोग करते हैं तो जो संगठन में जो संदेश भेजने होते हैं बस उसके लिए होता है, यानी आपसे निजी संदेशों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। उसके अलावा ये जानबूझकर किया जाता है, क्या जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और काम को अच्छे से करा जा सके, ठीक है। तो औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं क्या है कि यह लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है, रिटर्न ओरल दोनों ही हो सकते हैं। औपचारिक संबंध की स्थापना होती है, इसमें इसका एक निश्चित पथ यानी मार्ग होता है। उसके अलावा केवल संगठनात्मक संदेश के लिए ही उपयोग है, संगठन का जो संदेश होता है उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, निजी संदेशों के लिए नहीं करा जाता। और जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है, जानबूझकर ये लाया जाता है ताकि क्या संगठन में एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, एक तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जा सके। मगर अगर हम अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके द्वारा कार्य संबंधी और व्यक्ति संबंधी दो प्रकार की सूचनाएं एकत्र यानी प्राप्त की जाती है। अब ध्यान से देखना, इसमें दो प्रकार की सूचनाएं आ रही है, कार्य संबंधी भी होती है और व्यक्ति संबंधी भी होती है, क्योंकि ये भी संगठन के अंदर ही है। तो ये भी संगठन के अंदर है, ये भी संगठन के अंदर है। तो संगठन के अंदर है तो इसमें व्यक्ति संबंधी भी होगी और कार्य संबंधी भी होगी। यानी जब मैनेजर्स को लगता है कि यार सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर देता है, मतलब जो औपचारिक संदेशवाहन से बात नहीं पता चलता तो वो अनौपचारिक का सहारा लेता है, कंधे पे हाथ रख करके प्यार मोहब्बत से पूछता है, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। तो वो यहाँ पे कार्य संबंधी और व्यक्ति संबंधी दोनों प्रकार की सूचना एकत्र की जाती है। इसका अनिश्चित पथ यानी मार्ग होता है। इसमें अफवाह और गलतफहमियों की संभावना बनी रहती है फैलने की, ठीक है। और शीघ्र प्रसार होता है यानी तेजी से फैलना, बहुत तेजी से फैल जाता है। जैसे जंगल में आग फैलती है ना, वैसे ही बहुत तेजी से फैल जाता है। क्लियर? औपचारिक संदेशवाहन की लाभ और सीमाएं क्या है? तो लाभ यह है कि इसमें सूचनाओं का निश्चित मार्ग से ही प्रवाह होता है, एक प्रॉपर मार्ग होता है इसका। उत्तरदायित्व निर्धारण में भी आसानी होती है। सूचनाओं के स्रोत की जानकारी में सुगमता यानी सरलता, यानी आप पता लगा सकते हो कि यह सूचना कहां से स्टार्ट हुई थी, इसका सोर्स क्या है। जबकि यहाँ पे इसका सोर्स पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कहां से स्टार्ट हुआ था, किसने बुरी अफवाह फैलाई थी, कुछ पता नहीं चलता। बट यहाँ पे सूचनाओं के स्रोत की जानकारी में सुगमता रहती है और नियंत्रण में भी क्या रहती है? आसानी रहती है। जबकि सीमाएं यह है कि धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें अधिक समय व लागत लग जाता है, निर्णय लेने में भी देरी हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। और व्यक्तिगत रुचि का अभाव, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत रुचि पे ध्यान देते ही नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या पढ़ा? औपचारिक संदेशवाहन की विशेषता में पढ़ा हमने कि ये लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक संबंध की स्थापना होती है, निश्चित पथ यानी मार्ग होता है, केवल संगठनात्मक उद्देश्य संदेश के लिए ही इसका उपयोग होता है और जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है। लाभ में मैंने आपको बताया कि सूचनाओं का निश्चित मार्ग से प्रवाह होता है, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी होती है, जो उसका जो स्रोत है, सूचनाओं का स्रोत है, उनको आप उसको ढूंढ सकते हो, सरलता से ढूंढ सकते हो और नियंत्रण में आसानी रहती है। मगर दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि धीमी प्रक्रिया है, समय व लागत दोनों ज्यादा लगेगी, निर्णय लेने में देरी रहेगी और व्यक्तिगत रुचि का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अभाव देखने को मिलता है, यानी व्यक्तिगत रुचियों पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि मैंने यहाँ पे औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताओं में बताया कि ये संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है। इसके द्वारा कार्य संबंधी और व्यक्ति संबंधी दो प्रकार की सूचना एकत्र की जाती है। इसका पथ जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। इसमें अफवाह तथा गलतफहमियों की संभावना बनी रहती है, साथ ही साथ शीघ्र प्रसार यानी तेजी से फैलता है।
लाभ में मैंने ये बताया कि औपचारिक संदेशवहन को प्रभावी, ये औपचारिक संदेशवहन को प्रभावी बनाने में सहायक है, यानी और ज्यादा इफेक्टिव, यानी इस वाले संदेशवहन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में ये हेल्प करता है। नंबर 2, सामाजिक संतुष्टि की प्राप्ति, क्योंकि सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है, तो सामाजिक संतुष्टि की यहाँ पे प्राप्ति होती है। तेज प्रक्रिया है, इसमें कम समय व लागत लगती है। जबकि सीमाओं की अगर हम बात करें तो संदेशों की गलत प्रस्तुति, यहाँ पे हो सकता है संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है ना, संदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, तो ये देखने को मिल सकता है। अफवाह तथा गलत फहमियों को यहाँ पे बढ़ावा मिल जाता है। यहाँ पे जो संदेशवाहन होता है वो असंगठित तथा अनियमित होता है। क्या होता है? असंगठित और अनऑर्गेनाइज्ड होता है और अनियमित होता है, ठीक है ना। उसके अलावा महत्वपूर्ण जो सूचनाओं है ना, उसकी गोपनीयता में कमी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार महत्वपूर्ण सूचनाओं को गोपनीय रखना है, तो बेटा अनौपचारिक में आप उसको गोपनीय नहीं रख सकते, नहीं रख पाते हो, क्योंकि यहाँ पे चुगली होना या एक दूसरे से बातें शेयर करना, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचनाओं की गोपनीयता में कमी होती है, जबकि यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचनाओं की गोपनीयता होती है। तो आप बहुत सारे पॉइंट और भी बना सकते हो, बड़े प्यार से बन जाएंगे अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर था किसके बीच में, औपचारिक संदेशवहन और अनौपचारिक संदेशवहन की विशेषताएं, उनके गुण यानी लाभ और उनकी सीमाएं। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन कर लो, अब हम इनके बीच में डिफरेंस समझने जा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से आगे देखिए बेटा, इस डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये आपका है औपचारिक संदेशवाहन और अनौपचारिक संदेशवाहन, जिसको हम औपचारिक संप्रेषण या अनौपचारिक संप्रेषण भी बोलते हैं। क्लियर है? 9 मैंने पॉइंट लिखे हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लो तो फिर इसके जो लाभ हानि ये सब इनसे ही बनाए जा सकते हैं काफी हद तक, ठीक है ना, और ये याद करना काफी आसान हो जाएगा डिफरेंस फॉर्म में। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं अभिप्राय। तो मैंने कहा औपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी ये ऑफिशियली सैंक्शनड होगा, मंजूरी होगी, ठीक है ना। इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसको आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। बात को समझना, यानी ये भी संगठन के अंदर है, ये भी संगठन के अंदर है, क्योंकि आप बिजनेस पढ़ रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो ये इससे अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है, ऑफिशियली सैंक्शनड होता है, ये मंजूरी होती है, ठीक है ना, मंजूर होता है ना, मंजूर करना, तो वही होता है। तो इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे आधारित, यह अधिकार और दायित्व, अधिकार दायित्व पर आधारित है। अधिकार उत्तरदायित्व कर लो, तो अधिकार और दायित्व पर आधारित है। यह व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर आधारित है, यह व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर आधारित है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट है आपका पथ यानी मार्ग। तो हम बोलेंगे औपचारिक संदेशवाहन का निश्चित पथ यानी मार्ग होता है, निश्चित पथ यानी मार्ग होता है, ठीक है, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं ना, तो पथ ही है। तो अनौपचारिक संदेशवाहन का जो मार्ग होता है बेटा वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, इसका निश्चित होता है। निर्णय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत निर्णय लेने में क्या होती है? देरी हो जाती है। इसके अंतर्गत तुरंत व शीघ्र निर्णय होते हैं। क्लियर हो गया? मैं चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अभिप्राय में बोला, इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है, और इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। आधारित की बात करें, यह अधिकार यानी अधिकार दायित्व पर आधारित है, यह व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर आधारित है। पथ यानी मार्ग की बात करें तो औपचारिक संदेशवाहन का जो मार्ग होता है वो निश्चित होता है, जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन का मार्ग अनिश्चित होता है। उसके बाद निर्णय की बात करें तो इसके अंतर्गत निर्णय लेने में देरी हो जाती है, इसके अंतर्गत तुरंत व शीघ्र निर्णय होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? देन आगे समय व लागत, इसके अंतर्गत समय व लागत अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं, जबकि इसके अंतर्गत समय व लागत क्या लगते हैं? कम लगते हैं। क्या लगते हैं? कम लगते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद अगला है लिखित व मौखिक। तो हमने बोला औपचारिक संदेशवाहन लिखित व मौखिक यानी रिटन और ओरल, ठीक है, दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। मगर अनौपचारिक संदेशवाहन क्या होता है? ओरल होता है, यानी मौखिक प्रकार का होता है। क्लियर? अफवाह तथा गलतफहमियां, इसके अंतर्गत अफवाह तथा गलतफहमियों के फैलने की संभावना नहीं होती है। ये प्रॉपर तरीके से चलने वाला चैनल है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए यहाँ पे अफवाह तथा गलतफहमियों के फैलने की संभावना नहीं रहती है यहाँ पे, जबकि इसके अंतर्गत अफवाह तथा गलतफहमियों के फैलने की संभावना होती है। क्लियर है? तो 4 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं ये 3 पॉइंट दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना ताकि ये भी रिपीट हो जाए।
समय व लागत मैंने कहा इसके अंतर्गत समय व लागत अधिक लगते हैं, इसमें समय व लागत क्या लगता है, कम लगता है। इस ये औपचारिक संदेशवाहन आपका लिखित यानी रिटन और मौखिक यानी ओरल दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन मौखिक प्रकार का होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ओरल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अफवाह तथा गलतफहमियां, इसके अंतर्गत अफवाह तथा गलतफहमियों के फैलने की संभावना नहीं होती, इसके अंतर्गत अफवाह तथा गलतफहमियों के फैलने की संभावना होती है। क्लियर। अन्य नाम इसे उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन भी कहते हैं, उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन भी कहते हैं। इसे अंगूरी लता संदेशवाहन भी कहा जाता है। तो बेटा पेपर में याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ग्रेप यानी अंगूरी, अंगूर, ग्रेप मतलब अंगूर, वाइन मतलब लता, तो अंगूरी लता, ठीक है। तो ग्रेप वाइन संदेशवान किसे कहते हैं, अंगूरी लता संदेशवान किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अनौपचारिक को ही। अनौपचारिक को क्या कहते हैं, अंगूरी लता संदेशवान, जबकि औपचारिक को क्या कहते हैं, उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवान, उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवान। उसका संगठित और नियमित की बात करें तो यह संगठित तथा नियमित होता है, ठीक है ना, जबकि ये असंगठित और अनियमित होता है, असंगठित और अनियमित होता है। तो मैंने कहा था ना आपके पास देखो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट थे, ठीक है, और 9 पॉइंट में काफी अच्छा खासा समझाया जा सकता था बेटा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे और देन ये चैप्टर क्लोज करके देन हम कंट्रोलिंग में जाएंगे।